ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग से। अनसुपरवाइज लर्निंग। ओके, सो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास मेनली आती है क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स। ओके, और क्लस्टरिंग के अंदर भी मेन हमारे पास दो ही एल्गोरिदम्स हैं, विच इज के मीन एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ओके, के मीन क्लस्टरिंग एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग, तो दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सो सुपरवाइज लर्निंग हम लोगों ने देख ली है कि वहाँ पे हमारे पास क्या होता है। बेसिकली हमारे पास वहाँ पर इनपुट डेटा भी होता है, यहाँ पर उसको कुछ ओके। सो सुपरवाइज लर्निंग में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों होते हैं, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर सिर्फ आपके पास इनपुट्स होते हैं, आउटपुट्स नहीं होते। ओके, सो जब आपके पास सिर्फ इनपुट वैल्यूज होते हैं, तो आप नॉर्मली क्या करते हो, आप उनका ग्रुपिंग करते हो। एक तरह की प्रॉब्लम्स को आप एक साइड रखोगे, दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स को आप दूसरी साइड रखोगे, तो बेसिकली आप क्या करते हो, उनके क्लस्टर्स बना देते हो या फिर ग्रुप्स बना देते हो। ओके, सो उसी में हमारी हेल्प करती हैं ये दोनों एल्गोरिदम्स, के मीन एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो हम लोग समझेंगे कि बेसिकली ये किस तरीके से इन क्लस्टर्स को बनाती हैं। सो इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ई कॉमर्स कंपनीज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को क्लस्टर्स में डिवाइड करने के लिए, ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अमेज़ॉन है। ओके, सो अमेज़ॉन के पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स की। सो वन ऑफ देम इज़ मोबाइल। ओके, सो मोबाइल के अंदर भी फिर डिफरेंट उनके पास क्या है, यहाँ पर ऐसे डिफरेंट वेंडर्स है हमारे पास। वीवो है, ओके, देन ओप्पो है, देन लाइक हॉनर, एप्पल। ओके, देन इनके अंदर भी फिर अपने अपने सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट क्लस्टर्स हैं। देन यहाँ पर भी फिर प्राइस सेगमेंटेशंस हैं। ओके, सो ये सब डिवाइड करने में बेसिकली हमारी हेल्प करती है। तो मेन कितने क्लस्टर्स फाइंड आउट होंगे उसमें हेल्प करती है हमारी के मीन। ओके, सो लाइक मोबाइल के अलावा और भी यहाँ पर कैटेगरीज होंगी। सो लाइक मोबाइल के अलावा यहाँ पर हो सकती है लाइक बुक्स हो सकती हैं, या फिर क्लोथ्स हो सकते हैं, या फिर और क्या हो सकता है, बेसिकली फर्नीचर हो सकता है। ओके, सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैटेगरीज। सो ये क्या है आपके, ये मेन क्लस्टर्स हैं, ये सारे के सारे ये मेन कैटेगरीज आपके मेन क्लस्टर्स हैं। सो इसमें हेल्प करती है आपकी के मीन। सो ये बेसिकली काम कैसे करती है उसका इसका एक छोटा सा आइडिया यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक मेरे पास छोटा सा क्लस्टर है। ओके, एक छोटा सा सेट मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो मेरे पास वैल्यू है लाइक 2 है, 3, देन 4, 10, 11, 12, देन 20 और 25 एंड देन 30। ओके, इस तरह से मैं एक सेट यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके, सो इनिशियली फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर k की वैल्यू 2 डिफाइन कर देते हैं। बेसिकली k का मतलब यहाँ पर क्या है, या इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, इसको हम कुछ और रख देते हैं यहाँ पर, इसको हम क्लस्टर कर देते हैं। ओके, सो k की वैल्यू क्या है बेसिकली यहाँ पर, k यानी कि सॉरी कंट्रोल से। सो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इसको दो क्लस्टर में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो के मीन एल्गोरिदम हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये बेसिकली के मीन किस तरह से यहाँ पर इसको, इस पूरे सेट को दो क्लस्टर में किस तरीके से डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर मीन लेते हैं। दो क्लस्टर हैं तो दो हमारे पास मीन वैल्यूज हो जाएंगे, m1 एंड m2।
तो अभी हमारे पास कोई भी मीन वैल्यूज़ नहीं है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल m1 की वैल्यू हमारे पास 4 है और m2 हो गया लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर 12। ओके, इसको पकड़ लेते हैं m2। तो ये अब करेगा क्या, ये इस मेन क्लस्टर से दो क्लस्टर फाइंड आउट करेगा। यहाँ पर एक हो जाएगा हमारे पास K1 या फिर C1 और एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर C2। ये दो क्लस्टर यहाँ पर फाइंड आउट होंगे। अब ये क्लस्टर बनाएगा कैसे, तो ये बेसिकली डिफरेंस निकालेगा इन दोनों को लेके। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट करूँ कि 4 और 2 और 4 के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है या फिर 2 और 12 के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली किसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पर। ओके, डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू चली जाएगी कहाँ पर, यहाँ। ओके, सो बेसिकली ये आपस में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और जहाँ पर भी डिफरेंस कम होगा वो उसी क्लस्टर के अंदर वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस 4 से कम है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। देन अगेन 3 का डिफरेंस जो है वो 4 से कम है, 12 से ज़्यादा है, तो 3 भी इसी क्लस्टर के अंदर आ जाएगा। देन फिर हम देखेंगे 4 का 4 से डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट 0 ही है, सो 4 भी इसी क्लस्टर के अंदर आ जाएगा। लेकिन फिर 10 से देखेंगे तो 10 का जो डिफरेंस है वो 4 से ज़्यादा है लेकिन 12 से कम है, तो ये यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू चली जाएगी यहाँ। और अब यहाँ पर और वैल्यूज़ नहीं आ सकती, तो ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा ना। अब इसके बाद के आगे वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर तो ये डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पर ये डिफरेंस कम होता चला जाएगा। सो बची हुई सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी हमारे पास। 12 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर दोबारा से इनको यूज़ करके, अब हमारे पास दो सेपरेट क्लस्टर्स हैं, तो इनको यूज़ करके हम फिर से m1 और m2 को कैलकुलेट करेंगे। नया m1 यहाँ पर होगा और नया m2 होगा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर मीन निकालना हो तो मैं बेसिकली करूँगा क्या, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, और सॉरी एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पर अगर मैं मीन कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना आएगा, 2 प्लस 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 4 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 वैल्यू आ गया 3। ओके, नाउ यहाँ पर चलें, अगर सो 10 प्लस 11 हो गया 21, 21 प्लस 10 31 एंड 2 33, देन 20 53 53 प्लस 53 plus 25, so 8 and 78 plus 3, so somewhat 108. Okay, so यहाँ पर वैल्यू मेरे पास आ गई क्या, 108 डिवाइडेड बाय 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यू है। सो गाइज कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू डिवाइड दिस, अदरवाइज मुझे कैलकुलेटर यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा। 1 सेकेंड। यस 18, लाइक 108, एक बार चेक कर लेते हैं। 108 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 18। यस, ओके, सो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई क्या, m1 की एंड m2 की। अब ये क्या करेगा, अब के मीन क्या करेगी, यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक क्लस्टर बनाएगी, यहाँ पर C1 एंड C2 दोबारा से कैलकुलेट करेगी इस मीन के साथ। ये जो m1 एंड m2 आया है इसके साथ यहाँ पर कैलकुलेट करेगी। सो एक बार दोबारा से यहाँ पर हम करेंगे। ओके, सो 3 जो है वो 3 का डिफरेंस 2 से कम है तो इधर आ जाएगा, देन 3 का 3 से कम है इधर आ जाएगा, एंड देन हमारे पास 4 आ जाएगा, देन 10 का भी इधर ही आ जाएगा। सो 10 अगेन 11 से देखेंगे तो 11 इधर कम है, 11 और बाकी के सारे नंबर इधर चले जाएंगे, 20 25 एंड 30।
ओके, सो देन आप क्या करेंगे, देन फिर से ये यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करेंगे इसका। सो आई होप यू गाइस गेट द आइडिया कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। दोबारा से यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, M1 M2 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कब तक चलेगा, ऐसे कब तक करता रहेगा? ऐसे तो हर बार नए क्लस्टर्स बनते रहेंगे, हर बार M1 एंड M2 की वैल्यू आती रहेगी। ओके, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक टाइम आएगा यहां पर जब ये क्लस्टर C1 और C2 की वैल्यू, इन क्लस्टर्स की वैल्यू रिपीट होने लगेगी। तो जहां पर भी ये जो C1 और C2 क्लस्टर की वैल्यू है एटलीस्ट 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगी, वहीं पर ये स्टॉप कर देगा। वो फाइनल मोमेंट है जहां पर फाइनल क्लस्टर्स बन जाएंगे। क्योंकि जब वैल्यू रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है आगे मीन कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सेम ही वैल्यू आपको बार बार मिलने वाली है। ओके, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा, वैसे ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा और 3-4 स्टेप आगे तक जाऊँ तो आपको मीन या आपको फाइनल क्लस्टर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लेके इसको और कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे डिसाइड होगा। मेन क्वेश्चन ये है कि ये k की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। तो उसके लिए बेसिकली हम यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं WCSS, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स। इसको बोलते हैं विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स। ओके, सो इसको हम लोग कोड में ही देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करते हैं विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स को। ओके, तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ चलते हैं। One second. So import as PLT and import pandas as PD. ओके, सो मैं रीड करूँगा डेटा इज इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। ओके, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मॉल कस्टमर्स। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास मॉल के कस्टमर्स का डेटा है। सो डेटा डॉट हेड, सो यहाँ पर बेसिकली है क्या, कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है, देन एज यहाँ पर है। ओके, एंड देन एनुअल इनकम एंड देन स्पेंडिंग स्कोर। ओके, सो अगर आप मॉल में जाएं तो मॉल वालों को ज़्यादा तो आपकी एज या जेंडर से कुछ लेना देना नहीं है। उनको मेनली किस चीज़ से, दो पैरामीटर्स उनके लिए काफ़ी होते हैं, आपका इनकम कितना है एंड देन आपका स्पेंडिंग स्कोर कितना है। ओके, तो जनरली मॉल वाले किसी ना किसी तरीके से, किसी फॉर्म के तरीके से, या फिर जब भी आप बिलिंग करते हैं तो वो आपके क्रेडेंशियल्स ले लेते हैं। तो उनको बेसिकली पता होता है आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स उनके पास होते हैं, एंड देन उनके पास डेटा बेसिकली पहुंच जाता है। ओके, तो उन्हें पता होता है बेसिकली कि आप कितना मंथली आप कितना स्पेंड कर रहे हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ पर क्लस्टर करना है उन कस्टमर्स को निकालना है जिनको बेसिकली मॉल वाले अपने प्रोडक्ट्स पिच करना चाहते हैं। ओके, सो हम लोग क्लस्टर क्रिएट करेंगे। तो मेनली हमारे पास दो यहाँ पर एसेंशियल फीचर्स हैं, एक है एनुअल इनकम और दूसरा है स्पेंडिंग स्कोर। ओके, सो जितना 1 to 100 के अंदर हमारा स्पेंडिंग स्कोर है, तो जितना हाई स्पेंडिंग स्कोर है उतना ज़्यादा बेसिकली आप
खर्च करना पसंद करते हैं उतने ज़्यादा आप खर्चीले इंसान हैं। सो अब की बार हमारे पास आउटपुट है नहीं, तो सिर्फ हमारे पास क्या होगा यहाँ पर डेटा अंडरस्कोर एक्स है सिर्फ हमारे पास यहाँ पर। सो pd डॉट iloc एंड तो यहाँ पर लेना 0 1 2 3 एंड 4, so 3,4 डॉट वैल्यूज। okay, not pd, data। ओके सो हमने अपनी जो डेटा है उसको यहाँ पर निकाल लिया, डेटा अंडरस्कोर एक्स। ओके सो ये हमारे पास एरे आ गया एंड सो 200 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है हमारे पास। ओके सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमारे पास y तो है नहीं। ओके सो ट्रेनिंग टेस्टिंग हम लोग नहीं करेंगे, हमें क्या करना है बेसिकली, हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल क्लस्टर्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो अभी हमने WCSS मेथड की बात की थी, ओके विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। सो उसी को हम यहाँ पर लगाएंगे और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने क्लस्टर्स यहाँ पर बन सकते हैं, कितने क्लस्टर्स पॉसिबल हैं। ओके सो फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर से सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लूँगा के मीन। ओके के मीन्स ओके नाउ अब मैं यहाँ पर एक एम्प्टी एक लिस्ट बनाऊंगा। ओके नाउ फॉर आई इन रेंज, तो स्टार्टिंग के लिए आप यहाँ पर रेंज आपको डिसाइड करनी होती है बेसिकली कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स आप स्टार्टिंग में लेना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1 से लेके 11, मैं स्टार्टिंग में 10 क्लस्टर्स यहाँ पर मान रहा हूँ। ओके सो अभी हमारे पास टेबल वैल्यू नहीं है, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ओके सो मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ले लिया है यहाँ पर के मीन, सो के मीन। ओके सो यहाँ पर बेसिकली आपको n अंडरस्कोर क्लस्टर ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, i के थ्रू, इस i के थ्रू यहाँ पर ये आ रही है। एंड देन उसके बाद इनिशियलाइजेशन मेथड इनिट, आप यहाँ पर इनिशियल, तो इनिशियलाइजेशन हमारा है क्या, के मीन। रैंडम स्टेट 42। ओके एंड देन अब हम इसको यहाँ पर फिट करेंगे। सो के मीन्स डॉट फिट, तो और फिट हम किसको कर रहे हैं यहाँ पर, अपने डेटा को। सो डेटा अंडरस्कोर एक्स ये मैंने पास कर दिया यहाँ पर। नाउ WCSS के अंदर मैं अपेंड कर दूंगा इसके इनिशियल अपेंड के मीन डॉट इनर्शिया। फाइनली यहाँ से जो डेटा आपको मिलेगा उसे हम प्लॉट करेंगे। सो प्लॉट plt डॉट प्लॉट, ओके सो रेंज फ्रॉम 1 to 11। ओके और किसके अगेंस्ट हम इसे प्लॉट कर रहे हैं, जो भी WCSS के अंदर जो भी डेटा है WCSS।
plt.title इसको बोलते हैं एल्बो मेथड। तो plt.xLabel, okay, so number of clusters, plt.ylabel, यहाँ पे सिंपल है WCSS की वैल्यू हमारे पास, and then plt.show, so shift enter, 1 second, k-means, okay, s, I think s होना चाहिए यहाँ पर, so shift enter, ओके। सो ग्राफ हमारे पास आ गया है एल्बो मेथड का। सो बेसिकली अब इस ग्राफ से हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स यहाँ पर हमारे पास बने हुए हैं। सो दिस इज नॉट एनपी, इट्स एनओ। ओके, सो ये ग्राफ हमारी हेल्प करेगा नंबर ऑफ क्लस्टर्स फाइंड आउट करने में। तो कैसे ये बेसिकली कैसे हेल्प करता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स फाइंड आउट करने में। तो आप अगर यहाँ पर इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पर मिलाओगे, x के ऊपर देखोगे, सो दिस स्टार्टिंग पॉइंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। ओके, और 1 के ऊपर ये जो वैल्यू है समवट आप मान लो कितना 30 लैक्स, नॉट 2,50,000, तो 3 लैक्स। ओके, सो उसके बाद जैसे ही यहाँ पर चेंज आया 1 से 2 के ऊपर, सो सडनली यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया। जैसे ही क्लस्टर चेंज हुआ 1 से, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ क्लस्टर है। सो यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा सडन चेंज। उसके बाद जैसे हम और आगे बढ़ेंगे क्लस्टर के अंदर, तो यहाँ पर और भी डिक्लाइन है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से आगे जाओगे तो हार्डली एनी चेंज। सो इस पॉइंट को बोलते हैं एल्बो। ओके, और ये पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, सो ये है हमारा 4 और 6 के बीच में मिड पॉइंट है, दैट इज 5। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होंगे यहाँ पर, 5। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। तो अभी हमारे पास k की वैल्यू 5 नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमारे पास आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पर अपने एल्गोरिदम के अंदर इसको लगा सकते हैं। सो k means okay is equal to ओके, सो मैं इसी को यहाँ से लूँगा। ओनली डिफरेंस है कि आपकी पिछली बार आई था तो हमें पता नहीं था, अब की बार हमारे पास वैल्यू है 5। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने लेंगे हम यहाँ पर, 5। okay, so now k means dot रैंडम स्टेट 42। ये सेम रैंडम स्टेट ही है आपका रिजल्ट मैच कराने के लिए। आप इसको 0 भी रख सकते हो। बेसिकली अगर आपको रिजल्ट को मैच कराना है तो आपको सेम ही यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। आप इसे 0 भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप 42 ही रखो। ओके, सो दिस टाइम हम बहुत टाइम से 0 यूज़ किए जा रहे, तो मैंने नंबर चेंज कर दिया आपकी बार। ओके, तो हर नंबर के ऊपर ये एक अलग रैंडम स्टेट जनरेट करता है। क्लियर? ओके, सो प्रेडिक्ट और डेट
डेटा अंडरस्कोर एक्स, ये मैं डाल देता हूँ। तो ये हमारे पास बेसिकली किस में आ जाएगा, वाई अंडरस्कोर के मीन में ले लेता हूँ, के मीन, वाई अंडरस्कोर के मीन्स। ओके फिट नहीं है हमारे पास, डोंट वरी, बट इसको हम अब की बार प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। आप इन क्लस्टर्स को विजुलाइज कर सकते हो आप। ओके सो plt डॉट स्कैटर में मैं यहाँ पर बनाता हूँ उसके लिए। कंट्रोल Z fit underscore predict। ओके सो डेटा अंडरस्कोर x, ओके, और इसमें से हम लेंगे y के लिए। तो हमारे पास दो बेसिकली यहाँ पर वैल्यूज़ थी, एक थी हमारे पास थर्ड कॉलम की और एक फोर्थ कॉलम की। ओके तो दोनों का हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो कहाँ पर है, y अंडरस्कोर k मीन्स इज इक्वल टू, सो दिस वन इज ओके। सो ये फर्स्ट क्लस्टर का फर्स्ट पॉइंट है, देन कॉमा, और मैं क्या करूँगा, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, ओके, और ये सेकंड के लिए। सो साइज फॉर एग्जांपल मैं 100 ले लेता हूँ यहाँ पर, और देन कलर आप डिफाइन कर सकते हो। सो लेट्स सपोज यहाँ पर ले लेते हैं क्या, रेड एंड लेबल, ओके। सो क्लस्टर 1, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक्स एक्सेस पे एनुअल इनकम, एंड देन स्पेंडिंग स्कोर, ओके। सो शिफ्ट एंटर। तो ये हमारे पास एक क्लस्टर अभी यहाँ पर आया है, ओके, क्लस्टर 1 का डेटा है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे ही हमारे पास कितने थे, 5 क्लस्टर बनने थे, तो हम यहाँ पर पांचों के लिए क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे। सो कंट्रोल V, सो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया क्लस्टर 2, एंड इसमें लेट्स सपोज ग्रीन, साइज तो सेम ही है। सो ये फर्स्ट क्लस्टर है, वो 0th क्लस्टर, ये फर्स्ट क्लस्टर, ओके। सो दिस वन इज आल्सो फर्स्ट। सो ओके नाउ अभी आपके पास यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्लस्टर आ गया। सो सेकंड क्लस्टर का डेटा यहाँ पर एंटर हो गया। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, थ्री, 4 and 5, okay। So 2, 3, 4, 5, blue and
2 3 4 0 3 4. Okay, so ओके, सो ये बेसिकली क्या करेगा, ये सारे क्लस्टर्स का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ये ऑटोमेटिकली सारे क्लस्टर्स का, जितने भी आपके पास क्लस्टर्स हैं, अब ये डॉट नहीं है, ये कॉमा है, सो ये 0th के इंडेक्स के ऊपर, एंड देन दिस वन इज फॉर फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स। ओके, सो लाइक ब्लैक, और ये हमारा क्लस्टर नहीं है, ये हमारा सेंट्रॉइड है। ओके, सो सेंटर। ओके, सो रन करते हैं, शिफ्ट एंटर, सिंटेक्स। ओके, कॉमा इज मिसिंग, कॉमा। ओके, सो ये है हमारे फाइनल क्लस्टर्स। ओके, लेबल इज मिसिंग है क्योंकि हमने लेबल ऐड किया था, तो plt.legend, तो शिफ्ट एंटर। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर लेजेंड आ गया। नाउ अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 5 हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज हैं एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर के अकॉर्डिंग, और इनको एनालाइज करके आप यहाँ पर बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरह की ऑडियंस को आपको बेसिकली गुड्स बेचने के लिए टारगेट करना है, सामान बेचने के लिए टारगेट करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट कैटेगरी, ओके, क्लस्टर 1, यहाँ से वैसे यहाँ पर क्या है, क्लस्टर 3 है, बट यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए क्लस्टर 1 है। अगर यहीं से स्टार्ट करें हम, तो आप देखोगे क्या है, यहाँ पर एनुअल इनकम लो है और स्पेंडिंग स्कोर भी लो है। ओके, सो बेसिकली ये है क्या, बहुत लिमिटेड बजट वाले लोग, जिनके पास लो इनकम है, तो वो थोड़ा अपना पॉकेट देख के चलते हैं, तो उतना ही खर्च भी करते हैं। देन आप यहाँ पर देखोगे ये लो, सो यहाँ पर क्या है, इनकम लो है लेकिन स्पेंडिंग स्कोर हाई है। सो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, ये बेसिकली किस टाइप के लोग हैं, क्रेडिट कार्ड पे जीने वाले लोग। इनको बेसिकली खरीदने के लिए आप कन्विंस कर सकते हो कुछ भी इजीली। नाउ दिस वन, ये क्या है, मॉडरेट इनकम है, मॉडरेट ही स्पेंडिंग है, तो जितना ये बेसिकली कमाते हैं उतना ही खर्च भी कर देते हैं। नाउ दिस वन, इनकम हाई है लेकिन स्पेंडिंग स्कोर लो है। ओके, सो ये क्या है, बेसिकली कंजूस वाला कैटेगरी, ये थोड़ा संभल के चलते हैं, इनसे इनकी जेब से पैसा निकलवाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। नाउ लास्ट वन, पर्पल, दिस मेजेंटा, इनकम भी हाई है एंड स्पेंडिंग भी हाई है। ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि अगर आप में से इनको कोई प्रोडक्ट बेचना हो तो आप कौन से टाइप की ऑडियंस यहां से सिलेक्ट करोगे? क्या हम ये कंक्लूजन यहां से ड्राइव कर सकते हैं? यस, एनीवन? फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर
Okay, inertia basically it's nothing but the rate of change. Okay, magenta, only magenta. इनको नहीं कन्विंस कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर कार वाला केस ही लें जो हमने इससे पहले सुपरवाइज लर्निंग के अंदर लिया था. सो मॉल हटा के यहाँ पर अगर कार लेने के आपको कार सेल करनी है तो क्या हम यहाँ से कैटेगरी चूज कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर येलो वाले कस्टमर्स को भी कन्विंस कर सकते हैं क्योंकि इनका इनकम भले ही लो है लेकिन इनको कार लोन लेने के लिए मनाया जा सकता है. देन अगेन इनको भी थोड़ा सा कन्विंस किया जा सकता है. मॉडरेट इनकम है तो बेसिकली इनको भी लोन के लिए कन्विंस किया जा सकता है. और यहाँ पर अगर आप पर्पल पे देखोगे तो इनको सिर्फ थोड़ा सा फीचर्स चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, ये तो खरीदने के लिए तैयार ही बैठे होते हैं. ओके, सो दीज 3 आर योर मेन टारगेट पॉइंट्स. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली इनर्शिया क्या है, जो इनर्शिया पूछ रहे थे, यहाँ पर जो ये रेट ऑफ चेंज आ रहा है. ओके, दिस इज योर इनर्शिया. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं. अभी के मीन के बाद है हमारे पास हायरार्किकल. how to get the data of particular cluster. डेटा तो यहाँ पर है ना आपके पास, ये रहा वाई मीन के अंदर. इसको सिर्फ प्रिंट नहीं कराया, इसको प्रिंट करा लो तो डेटा आपको मिल जाएगा. यस और नो? यहाँ पर प्रेडिक्शन का वैल्यू है, सिर्फ यहाँ पर प्रिंट नहीं कराया, तो आप इसको प्रिंट कराओगे तो आपको मिल जाएगा डेटा. सिर्फ आपको क्या कराना होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 अलग अलग क्लस्टर्स हैं तो आपको 5 अलग अलग यही लॉजिक यूज कर सकते हो. आपको लूप के अंदर डालना पड़ेगा इस लॉजिक को. यस और नो? ओके, सो नीचे अभी दूसरा हम लोग देख लेते हैं. ओके, सेकंड हमारे पास क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम था हायरार्किकल क्लस्टरिंग. ओके, सो हायरार्किकल क्लस्टरिंग बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने ये इसकी बात की थी अमेजोन के एग्जांपल की. तो यहाँ पर बेसिकली हायरार्किकल क्लस्टरिंग यूज होती है हायरार्की क्रिएट करने के लिए. ओके, सो ये बेसिकली किस तरीके से काम करती है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा. सो हायरार्किकल क्लस्टरिंग ये है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास x है, यहाँ पर y है. ओके, और यहाँ पर कुछ मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड देन ये ऐसे मैंने यहाँ पर पॉइंट्स मान लिए. सो P1, P2, P3, P4, P5, P6. सो यहाँ पर हायरार्किकल क्लस्टरिंग बेसिकली क्या मानती है, ये इंडिविजुअल पॉइंट को एक इंडिविजुअल क्लस्टर की तरह कंसिडर करती है. तो यहाँ पर इसके लिए ये जो एक सिंगल पॉइंट है, ये एक सिंगल पॉइंट नहीं है, ये एक सिंगल क्लस्टर है. ओके, तो ये बेसिकली करती क्या है, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस को सिंपल यूज करती है. आप यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ओके, सो ये बेसिकली करती क्या है, यहाँ पर क्लस्टर बनाने के लिए सबसे पहले ये इंडिविजुअल पॉइंट को इंडिविजुअल क्लस्टर की तरह कंसिडर करती है. उसके बाद ये अपने नियरेस्ट पॉइंट को यहाँ पर फाइंड आउट करती है और उसके साथ क्लस्टर फॉर्म करती है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो
इसके नियरेस्ट ये पॉइंट है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले क्लस्टर इसके साथ बना लेगा। पहले तो ये क्या था, ये इंडिविजुअल क्लस्टर था, उसके बाद इसके नियरेस्ट पॉइंट ये है, तो यहाँ पर एक क्लस्टर बना लेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो P2 के नज़दीक क्या है, P6 पॉइंट है, तो ये इसके साथ यहाँ पर क्लस्टर बना लेगा। उसके बाद इस क्लस्टर के नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है, P4 है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये क्लस्टर मिलके इसके साथ क्लस्टर बना लेगा, और इसके नज़दीक ये है, तो ये इसके साथ क्लस्टर मिलके कॉम्बिनेशन में बनाएगा। और फाइनली अब ये दो क्लस्टर बचे हैं, तो ये इन दोनों के आसपास सिर्फ यही है, तो ये आपस में मिलके एक फाइनल क्लस्टर बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर यही एनालॉजी लूँ जो हमने अमेज़ॉन की ली थी, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या था, फॉर एग्जांपल मोबाइल है, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर कोई डिफरेंट कैटेगरी लेते हैं बुक्स का। ओके, बुक्स का एक कैटेगरी लेते हैं, तो बुक्स के अंदर फर्दर हमारे पास यहाँ पर डिवीजन होता है। ओके, सो बुक्स कौन कौन सी तरीके की होती हैं, आपके पास फ्रिक्शन होते हैं, साइंस फ्रिक्शन नॉवेल्स होते हैं, देन बिजनेस, योगा, ओके, देन मोटिवेशन। फिर यहाँ पर इनके अंदर भी डिफरेंट क्या होते हैं, अलग अलग राइटर्स हैं यहाँ पर आपके पास, लाइक जो भी फ्रिक्शन राइटर्स हो गए आपके पास, वो यहाँ पर ज़्यादा राइटर्स के नाम मुझे याद नहीं है, वो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। ओके, सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ से अब उल्टा चलना स्टार्ट करूँ, अगर इसी प्रोसेस को मैं रिवर्स ले जाऊँ, तो यहाँ पर ये जो अलग अलग राइटर्स हैं, ये क्या है, हमारे इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, ये हमारे क्लस्टर्स हैं, इंडिविजुअल क्लस्टर्स हैं। अब फिर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो ये क्या करता है, नियरेस्ट पॉइंट ढूंढता है, तो इसके नियरेस्ट पॉइंट क्या है, ये है। ओके, सो दिस वन इज दिस वन, देन ये हमारे पास एक बड़ा क्लस्टर बन गया, एंड देन फाइनली ये यहाँ तक पहुँचेगा, तो ये बुक्स क्या है, हमारा एक कंप्लीट बड़ा क्लस्टर है। ओके, सो यहाँ पर ये दो बड़े क्लस्टर है हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल हो गया मोबाइल, एंड ये हमारे पास हो गया क्या, बुक्स। और फाइनली इन दोनों को कंबाइन मिलाकर हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट यहाँ पर कैटेगरी है। फाइनल कैटेगरी। तो बेसिकली अब ये यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करता है, उसके कुछ यहाँ पर तरीके हैं। ओके, सो दो क्लस्टर्स के बीच की डिफरेंस यहाँ पर किस तरीके से फाइंड आउट होती है, उसके कुछ टेक्निक तो यहाँ पर यूक्लिडियन डिस्टेंस ही यूज़ करता है, लेकिन कहाँ पर आप यूक्लिडियन डिस्टेंस लगाओगे। तो एक तो तरीका है जो अभी हम लोगों ने देखा कि क्लोजेस्ट पॉइंट ये देख लेता है, या फिर यहाँ पर इस केस में देखें, ठीक है, दो क्लस्टर्स के क्लोजेस्ट कौन सा पॉइंट है, ये उसको पकड़ लेता है। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पर इन सब का, इन क्लस्टर्स, ये जो हमारे पास जैसे जैसे क्लस्टर्स बनते जाते हैं वैसे वैसे पॉइंट्स इंक्रीज होते जाते हैं, तो इनका एवरेज आप ले सकते हो। तो जो भी इनका एवरेज आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तीसरा तरीका है कि आप हर क्लस्टर का सेंटर आप ले सकते हो। ओके, सेंटर से दोनों के बीच का सेंटर आप कैलकुलेट कर लो, तो भी आप यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपको नहीं करना, बेसिकली ये एल्गोरिदम करती है अपने आप। क्लियर है ये चीज? एनी क्वेश्चन? नो। सो अब यहाँ पर ये टेक्निक एक डिफरेंट टेक्निक यूज करता है क्या बनाने के लिए, क्लस्टर बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं डेंडोग्राम।
ओके, सो डेंडोग्राम ये कैसे बनाता है, अब मैं यहाँ पर दोबारा से दो मैं यहाँ पर चार्ट बनाऊंगा। दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स थे। फॉर एग्जांपल ये ऐसे मैंने यहाँ पर मान लिया। सो फॉर एग्जांपल P1, P2, P3, P4, P5, P6। ओके, सो इनको यहाँ पर मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, P1, P2, then P3, P4 and P5। ओके, सो यहाँ पर समवट वैल्यूज होंगी हमारे पास 1, then for example 3, 5, 7 and so on। ओके, सो अब यहाँ पर बेसिकली नियरेस्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये हम नियरेस्ट पॉइंट मान लिए। सबसे पहले यहाँ पर एक जो हर पॉइंट है वो क्या है, हर एक पॉइंट ही यहाँ पर इंडिविजुअल क्लस्टर की तरह एक्ट करता है। ओके, सो अब ये क्या करेगा, ये अपने नियरेस्ट पॉइंट को फाइंड आउट करेगा और उसके साथ क्लस्टर फॉर्म करेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये यहाँ पर नियरेस्ट है और ये इसके साथ यहाँ पर क्लस्टर फॉर्म कर रहा है। ओके, P2 और P3 के बीच में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर एक ये कंसीडर करेगा और यहाँ पर ये चार्ट बनाएगा। इसको बोलते हैं डेंडोग्राम। ओके, नाउ सेकेंड वन क्या है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल वन लास्ट वन P6। सो P5 और P6 यहाँ पर क्लोजेस्ट हैं, तो ये इसके साथ यहाँ पर क्लस्टर बना लेगा। सो दूसरा हमारे पास कहाँ बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बन गया। नाउ अब ये दोनों, ये एक बड़ा क्लस्टर है, ये अपने नियरेस्ट वाले पॉइंट के साथ बनाएगा। तो किसके साथ बनाएगा, इसके साथ। तो अब की बार ये यहाँ पर क्लस्टर बन गया। सो सिमिलरली यहाँ पर होगा। ओके, एंड फाइनली ये आपस में मिलके यहाँ पर दोनों क्लस्टर्स जो हैं वो एक बड़ा क्लस्टर बनाएंगे। तो ये होगा हमारे पास एक फाइनल क्लस्टर। सो मेन क्लस्टर यहाँ पर कैसे पता चलते हैं, यहाँ पर कैसे फाइंड आउट होता है, इस चार्ट से, इस डेंडोग्राम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितने मेन क्लस्टर हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी थ्रेशोल्ड लाइन ढूंढनी होती है जिसको कोई भी लाइन क्रॉस ना कर रही है। तो अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पर आओगे तो इसको ये लाइन क्रॉस कर रही है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक लाइन बनाऊँ तो इस लाइन को कोई क्रॉस नहीं कर रही। तो यहाँ पर ये एक वर्ड हो गया, इसको वर्ड बोलते हैं यहाँ पर, WARD, वर्ड। ओके, सो इस वर्ड को कोई क्रॉस नहीं कर रहा है, उसको कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। दैट्स वाई हमारे यहाँ पर कितने मेन क्लस्टर्स हैं, 2 मेन क्लस्टर्स हैं। ओके, सो इसके थ्रू भी आप क्लस्टर्स बना सकते हो। क्लियर है ये चीज? ओके, सो अब यहीं पर आ जाते हैं वापस और 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर मेरा डेटा डिवाइड हो गया। तो अब बेसिकली मैं यहाँ पर करूँगा क्या,
अब की बार हमें एल्बो मेथड नहीं यूज़ करना अब, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हायरार्किकल क्लस्टरिंग यूज़ कर रहे हैं। तो अब की बार हम क्या करेंगे, हम लोग डेंडोग्राम बनाएंगे यहाँ पर पहले। ओके, सो इम्पोर्ट, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा साइपाई को। ओके, सो साइपाई डॉट क्लस्टर एक्सक्यूज मी डॉट हायरार्की और एज sh। One second. Cluster dot so hierarchy as sh। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली SCH साइपाई के अंदर, बेसिकली इस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास यहाँ पर फंक्शन होता है डेंडोग्राम। सो SCH डॉट डेंडोग्राम, और यहाँ पर बेसिकली हम लोग डिफाइन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको बेसिकली अपना डेटा डिफाइन करना है और उसका मेथड डिफाइन करना है। सो SCH डॉट लिंकेज फंक्शन हम यूज़ करेंगे, और इसके अंदर मैं डिफाइन करूँगा अपने डेटा अंडरस्कोर एक्स। ओके, और लिंक करने के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे, मेथड इज़ वर्ड। ओके, वर्ड एंड so डेंडोग्राम तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लस्टर्स, नंबर ऑफ क्लस्टर्स और डिस्टेंस। ओके, सो शिफ्ट एंटर। ओके, नो लेबल्स, तो इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ओके, नाउ ये हमारा डेंडोग्राम यहाँ पे बन के आ गया है यूक्लिडियन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। आप देखोगे यहाँ पर ये अपने नियरेस्ट नेबर के साथ कॉम्बिनेशन बना के, और यहाँ पर ये क्लस्टर फॉर्म कर रहा है। सो आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग यहाँ पर कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमारे पास होंगे। एनीवन? ओके, इस डेंडोग्राम को देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स यहाँ पे बनेंगे। 4, 2, एक्चुअली 5। ओके, सो ये इसको तो आप छोड़ दीजिए, ये हमारा मेन कैटेगरी है, दिस इज द मेन। ओके, सो इट्स लाइक द बुक, ये आपका मेन कैटेगरी। ओ नो सॉरी, द अमेजोन ये आपका मेन कैटेगरी है। तो यहाँ पर और क्या है, बेसिकली 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, सो टोटल हमारे पास कितनी 5 कैटेगरीज यहाँ पर बनेगी। सो अब मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ फ्रॉम। ओके,
तो आप कॉल करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर और यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग। ओके, तो इसको बोलते हैं एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग। सो अगेन यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ओके, और नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमारे पास 5, ये हमने यहाँ पर डेंडोग्राम से निकाल लिया है। देन उसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन करोगे डिस्टेंस। सो डिस्टेंस के लिए यहाँ पर पैरामीटर यूज होता है एफिनिटी। सो यहाँ पर डिफाइन कौन सा डिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं, यूक्लिडियन। एंड देन लिंकेज जो है वो है हमारा वॉर्ड। सो hc dot fit underscore predict, so data underscore x। ओके, नाउ क्लस्टर फॉर्म करने के लिए अभी आप इसी कोड को यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो इसको ले जाता हूँ कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ओके, सो ओनली डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पर, एंड नाउ ओके, सो यहाँ पर सेंट्रॉइड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये लाइन मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। अगर आप इसके साथ ही यहाँ पर रन कर दोगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि सेंट्रॉइड का जो कॉन्सेप्ट है वो के मीन के अंदर होता है, यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, तो ये लाइन यहाँ पर नहीं यूज होगी। तो ये हो गया दी हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड शिफ्ट एंटर। और ये हमारे पास यहाँ पर अगेन हमारे 5 क्लस्टर्स जो हैं वो बन के आ गए। क्लियर गाइस? एनी क्वेश्चंस? यस, क्योंकि हम लोग डेटा सेट यहाँ पर एक ही यूज़ कर रहे हैं ना, रिजल्ट इज सेम। आप यहाँ पर ये हमने वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया है ना। अगर यहाँ पर ऊपर हमने एल्बो मेथड लगाया था तब भी हमारे पास क्लस्टर कितने आ रहे थे, 5 ही आ रहे थे। ओके, और यही आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि लिंकेज दूसरे मेथड से भी आपने लगाया, क्योंकि डेटा सेट सेम है। तो लिंकेज मेथड से भी आपके पास कितने आ रहे हैं डेटा सेट, सॉरी क्लस्टर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ क्लस्टर्स निकल के आ रहे हैं कितने, 5। ओके, क्लियर है गाइस? ओके, सो ओके, सो आज का सेशन मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। ये फाइल मैं आप लोगों को इस सेशन के बाद रिवीजन के लिए दूंगा, ताकि आप लोग रिवीजन कर पाएँ। ओके गाइस?
हेलो। यस। हाँ सर मेरे, सर जो लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करते हैं, हम्म। तो जैसे कभी पांडा, कभी नमपाई, कभी तो सर वो कैसे डिफाइन होगा, मतलब किस केस में कौन सी लाइब्रेरी हमें लेनी है, कैसे डिफाइन करते हैं? किस केस में डिफाइन करनी है? ओके, इट्स अ वेरी गुड हाँ क्वेश्चन। मतलब तो हाँ, जो आप कुछ चीज़ें हैं जो आप डिफाइन कर लो पहले से ही। देखो, समझ लो हर लाइब्रेरी का अपना एक यूज़ है, ठीक है? तो ओके। अब यूज़ है क्या? देखो, अगर आपको डेटा रिलेटेड कोई भी काम करना है तो उसके लिए पांडास यूज़ होता है, ठीक है। ठीक है? आपको डेटा को अरेंज करना है, आपको डेटा की शफलिंग करनी है, डेटा को रीअरेंज करना है, उसको वेक्टर बनाना है, सीरीज हम्म, बनाना है, फ्रेम, डेटा फ्रेम बनाना है, तो क्या आप हमेशा क्या यूज़ करोगे? पांडा। पांडास। या उसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो उसको बोलते हैं हम डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। ठीक है? तो डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज़ होता है? पांडास लाइब्रेरी यूज़ होती है। उसके बाद जब आप ओके। एल्गोरिदम अप्लाई करते हो, ओके। एल्गोरिदम अप्लाई करने का काम किसका है? या फिर डेटा डेटा को हाँ, स्प्लिट करने का डेटा जैसे हमने स्प्लिट किया या एल्गोरिदम कोई भी लगाई, तो वो काम किसका है? साइकिट लर्न का, एसके लर्न लाइब्रेरी जो है, ओके। ठीक है? एसके लर्न जो है वो डेटा प्री प्रोसेसिंग नहीं कर सकती, ठीक है सर। ठीक है? वो सिर्फ उसका काम है सिर्फ मॉडल को ट्रेंड कराना और मॉडल प्रिडिक्ट करके देना आपको, ओके। ठीक है? उसके बाद फिर जब आपको और जो डेटा डेटा को प्लॉट करना है, तो उसके लिए हम फिर यूज़ करते हैं मैट प्लॉट हम्म, लिब। कौन सी? मैट प्लॉट लिब। ओके ओके, अपलोडिंग के लिए प्लॉटिंग के लिए हम लोग यूज़ मैट। करते हैं मैट प्लॉट लिब, ओके। ठीक है? अगर आपको फिर और अलग से से जो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, कोई स्पेसिफिक मैथमेटिकल हम्म, कैलकुलेशन यूज़ करनी है, तो उस केस में आपके पास दो लाइब्रेरीज हैं। आप या तो हम्म, नमपाई यूज़ कर सकते हो। ओके नमपाई का काम है सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। कोई ठीक मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन करनी है, कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, कोई आपको वेक्टर रिलेटेड कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? कोई आपको ओके। कोई सिन मतलब टिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेटेड कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? नमपाई को। ओके, सिमिलरली ओके। साईपाई एक क्या बोलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, अगर आपको थोड़ा और साइंटिफिकली जाना है, एडवांस। हाँ, तो उसके अंदर आपको फिजिक्स रिलेटेड फंक्शंस काफ़ी मिल जाते हैं। बाकी ये दोनों हैं एक ही काम के लिए, ओके सर। ठीक है? आपको अगर कोर मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना है ना, तो आप नमपाई और इनको यूज़ करो, ओके सर। ठीक है? ठीक सर, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? ओके देन, गुड नाइट एवरीवन।